Okay. See, whatever points we have seen earlier, को combine करके लिखा यहाँ पे. There are 4 experimental features and observations. Already 3 तो हमने बार-बार discuss किए, चौथा तीनों फिर से देखते हैं. For photosensitive material and frequency of incident radiation above the threshold frequency, है ना? Frequency sufficient है, radiation और photoelectric phenomena हो रहा है, ठीक है? That is assumed. तो फोटोलिटिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. अभी हमने बताया था ये शॉर्टकट फार्मूला, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. स्टॉपिंग इंटेंसिटी हमने बढ़ाई थी, जो सेकंड वाला डायग्राम था. इंटेंसिटी बढ़ाने से नीचे कट ऑफ पोटेंशियल सबका जो है एक ही जगह पे था. देखो सीधे डायग्राम, ये वाला सेकंड वाला. इंटेंसिटी बढ़ाओ तो कट ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है. के मैक्स एंड कट ऑफ पोटेंशियल चेंज नहीं होता है इंटेंसिटी बढ़ाने से. ये वाला पॉइंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कट ऑफ पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है. और ये सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट के तरह से लाइन आई थी ना, वो वाला हो गया. ये दूसरे वाले का हो गया. ये तीसरा जो ग्राफ था, फॉर गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल to which no photolytic effect will take place above F naught, V naught and K max increases linearly with F, independent of intensity, है ना. तो अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो फोटोलिटिक इफेक्ट होगा ही नहीं. फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये लीनियर रिलेशन. ये थर्ड वाला ये जो है लास्ट वाला डायग्राम, ये वाला फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियर रिलेशन. यहाँ पे के मैक्स भी लिख सकते हैं, उसके साथ भी लीनियर रिलेशन होगा. ये तीनों पॉइंट हो गए. और ये इंस्टेंटेनियस फिनोमेना होता है. ये बिल्कुल जैसे ही तुमने रेडिएशन डाला, तुरंत यहाँ पे अमीटर रीड करेगा. अमीटर विल इमीडिएटली इंडिकेट द करंट. अगर फोटोलिटिक करंट है तो इमीडिएट result will be shown. It will not take more than 1 nanoseconds. टाइम लैग कितना है? -10⁻⁹ सेकेंड का. only 10⁻⁹ सेकेंड. तो इट इज इंस्टेंटेनियस फिनोमेना. ठीक है. तो ये 4 ऑब्जर्वेशन हैं एक्सपेरिमेंट से. बाद में इनको आइंस्टाइन ने इक्वेशन बना के इनको सबको प्रूव करके दिखाया. बट दे कुड नॉट, नाइदर हेनरिक हर्ट्ज नॉर लेनार्ड एंड हाल्बेक, दे कुड नॉट प्रूव दिस अपने खुद के एक्सपेरिमेंट नहीं, क्योंकि वो वेव थियरी से चल रहे थे. वेव थियरी से मैच नहीं हो रहे थे ये रिजल्ट. ठीक है, वेव थियरी ऑफ लाइट से. बट ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बाद में प्रूव किया गया आइंस्टाइन इक्वेशन से. ये क्वेश्चन देखो, जस्ट रीड द क्वेश्चन. इन photoelectric experiment, anode potential is plotted against plate current. ये करंट है, ये एनोड पोटेंशियल है. Which of the following options are correct? कौन सा ऑप्शन करेक्ट?
कौन सा आंसर आ रहा है? आदित्य तुमने वो लाइन पर सर बोलो कौन सा आंसर आ रहा है? अभी पढ़ा ना हम लोगों ने. Which is the correct option? बोलो A सही, B, C, D कौन कौन सा सही? A and B will have the different intensities. A and B की इंटेंसिटी डिफरेंट है. कहाँ से पता लगती है? यहाँ पे अगर अलग अलग लाइन है तो डिफरेंट होती. A की इंटेंसिटी इतनी, A की इंटेंसिटी कम है, B की ज्यादा ज्यादा करंट दिखा रहा है उसमें, फोटोलिटिक करंट, तो डिफरेंट इंटेंसिटी सही है. while B and C will have different frequency. डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कहाँ से पता लगेगा? एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी. B यहाँ पे आ रही, C यहाँ पे आ रही, तो सही है. फ्रीक्वेंसी नीचे से देखना पड़ता है, इंटेंसिटी ऊपर, तो ये सही है. B and C will have different intensity. डिफरेंट इंटेंसिटी सही है. इनकी इनकी फोटोलिटिक करंट अलग है. while A and C will have different frequency. A and C, एक मिनट जस्ट लेट मी अगेन चेक. B and C, अच्छा B and C यहाँ पे, B and C यहाँ पे, B and C will have different intensity. No, दोनों की एक साथ ज्वाइन होगी ना, सेम इंटेंसिटी होगी इनकी. एक साथ ज्वाइन होगी तो ये रॉन्ग हो गया. इसमें देखते A and B will have different intensities. Yes, सही है. while A and C will have equal frequency. No, A की फ्रीक्वेंसी या A का कट ऑफ पोटेंशियल कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. C का कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. तो ये रॉन्ग पॉइंट है, ये रॉन्ग हो गया. लास्ट वन देखते हैं. B and C will have equal intensities. B and C, हाँ, इनकी इंटेंसिटी सेम है तभी तो ज्वाइन हुई ऊपर. while A and B will have same frequency. हाँ, A and B की सेम फ्रीक्वेंसी तभी नीचे ज्वाइन हुई. फ्रीक्वेंसी सेम होंगी तो नीचे ज्वाइन होगी, इंटेंसिटी सेम होंगी तो ऊपर ज्वाइन होगी, तो ये भी सही है. तो A and D आर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो इंटेंसिटी सेम होंगी तो ऊपर ज्वाइन होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होंगी तो नीचे ज्वाइन होंगी. क्लियर? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. to just concept wise it is good question है? तो अभी जो ऊपर पड़ा सबका कॉम्बिनेशन हो गया इसी क्वेश्चन में. बाद में फिर आइंस्टाइन ने इनकी सबकी इक्वेशन दी. ये ग्राफ जो आए कैसे आ रहे ग्राफ, एक्सपेरिमेंटली तो आए डाटा कलेक्ट करके. तो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी इसकी फोटोलिटिक इफेक्ट की. आइंस्टाइन फोटोलिटिक इक्वेशन, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, उसने रेडिएशन का एनर्जी क्वांटम लिया, मतलब फोटॉन्स से उसको एक्सप्लेन किया, वेव से एक्सप्लेन नहीं किया, है ना. वेव से वो फेल हो रहा था एक्सप्लेनेशन सारे. तो अकॉर्डिंग टू हिम radiation energy is built up of the discrete units called quantas or photons, quantas of energy. Each quantum has the frequency hf. ऑलरेडी हम देख चुके हैं फोटोन की एनर्जी, फोटोन को क्वांटस भी बोलते हैं. सबकी एनर्जी जो है सब
सब क्वांटास की एनर्जी HF। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब द क्वांटम ऑफ एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। इफ दिस एनर्जी एक्सीड्स द मिनिमम एनर्जी needed for the electron to escape from the metal surface, that is work function. If this energy exceeds the work function, then electron is emitted with the maximum Ke। तो उसने क्या बोला, ये जो photons जो आएंगे, ये जो photons आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हिट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जो बाउंड है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो ये एनर्जी ज्यादा है तो इसको लिबरेट करा लेगा आउटर मोस्ट वाले को। वही मोस्ट एनर्जेटिक रहेगा, वही मोस्ट एनर्जेटिक रहेगा, उसी की वी मैक्स की बात करेंगे, उसी के ही के मैक्स। अंदर वाले तो मोर एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे, तो वो बहुत कम स्पीड से निकलेंगे। तो आउटर मोस्ट वाले विच आर फ्री, इनफैक्ट वो कभी कभी ऑर्बिट छोड़ के घूमते भी रहते हैं, बट न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको रोक के रखता है मेटल के अंदर, मेटल से बाहर नहीं आ सकते वो। जब एनर्जी फोटोन की एनर्जी पड़ेगी तब बाहर निकलेंगे, है ना। तो ईच इलेक्ट्रॉन विल अब्सॉर्ब वन फोटोन। ये नहीं है कि सपोज फोटोन की एनर्जी 10 eV है और वर्क फंक्शन 2 eV है, तो ये 10 डिवाइड बाई 2 5 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकलेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बाकी का जो एनर्जी डिफरेंस है, उसने बोला बाकी का जो एनर्जी डिफरेंस है 10 माइनस 2 8 विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, आई मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रहेगी। तो एक फोटोन एक को ही निकालेगा, वो उसने लिखा नहीं यहाँ पर, देखो। तो इक्वेशन क्या हुई, उसके बाद क्या बोला, देन इलेक्ट्रॉन इमिटेड विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF, दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। जितनी एनर्जी से बाउंड है वो इलेक्ट्रॉन वहां पर, जितनी एनर्जी फोटोन देगा उसमें से वर्क फंक्शन वाली एनर्जी माइनस होके बाकी सारी उस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। वही मोस्ट एनर्जेटिक होगा, जिसमें जो वर्क फंक्शन एनर्जी के इक्वल कंज्यूम करके बाहर निकलेगा। जो इंटीरियर ऑर्बिट है उसमें से अगर निकला तो ये एनर्जी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर, तो वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कंज्यूम्स मिनिमम एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो जो डिफरेंस है उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, that will be K max of electron. More tightly bound electrons will emerge with less kinetic energy. उनकी एनर्जी कम होगी इससे। This equation explains all the observation done earlier by the various scientists. तो देखो कैसे एक्सप्लेन, तो ये इक्वेशन के लिए उसको, दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स इक्वेशन, इसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था, बट ही डिड मच ग्रेटर एक्सपेरिमेंट देन दिस। बट ये इसमें भी काफी प्रॉब्लम चल रही थी, मेनी डिकेड्स तक साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो ही कुड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थियरी ऑफ लाइट। डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं वो, लाइट उसने वेव ना लेके क्वांटम थ्योरी ली और उसको जस्टिफिकेशन भी दिया। डी ब्रॉगली ने जैसे बोला था कि भाई पार्टिकल्स वेव थ्योरी एग्जिबिट करते हैं, सिमिलरली लाइट जो वेव तो है ही, लेकिन वो पार्टिकल थियरी भी एग्जिबिट करता है, उसने सपोर्ट किया था। और दिस इज वेरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सारे एक्सपेरिमेंट इससे करेक्ट प्रूव हो गए इससे। लेकिन इसने इससे भी बड़े बड़े जो है डिस्कवरी एंड इन्वेंशन किए। mc² मास एनर्जी रिलेशन, ये सबसे बड़ा उसका अचीवमेंट था। या फिर उसने ग्रेविटेशन वेव्स क्या 100 इयर्स बिफोर 1919 में प्रेडिक्ट किया था ग्रेविटेशन वेव्स, और उसको जो है 2019 में डिटेक्ट कर पाए। more than 3,000 scientists put together could detect the gravitational wave on the earth in 100 years after his prediction, है ना। या फिर थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सब काफी हाई थियरीज है ना। बट नोबेल प्राइज इसके लिए मिला था उसको, ठीक है। दिस इक्वेशन एक्सप्लेन्स
ओके ये हो गया. नाउ जो पहला पॉइंट था, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एफ. यस, मोर फ्रीक्वेंसी मोर काइनेटिक एनर्जी. ये एक्सपेरिमेंट था ना, लीनियर रिलेशन आया देखो यहाँ पे, y is equal to mx minus c, mx minus c जैसा रिलेशन. x is the frequency, y is the kinetic energy, m is the slope, h slope हो जाएगा उसका. ठीक है, तो लीनियर रिलेशन उसने यहाँ से एक्सप्लेन किया. तो k max depend upon f. This came, it is coming in the equation. अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो, when f is equal to f naught, frequency of incident radiation is equal to the threshold frequency of metal. तब क्या होगा, v नॉट जीरो हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, अभी हमने ग्राफ में देखा था, जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो गई यहाँ पर, तो कट ऑफ पोटेंशियल जो है जीरो लग रहा है ग्राफ में से. जब तो यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो तो v नॉट इज जीरो, कट ऑफ पोटेंशियल नॉट नीडेड. तो ये इक्वल टू ई वी नॉट भी होता है. ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी जीरो. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये 1 इक्वेशन है. दिस इज ओनली द आइंस्टाइन इक्वेशन. फ्रॉम 1 लेफ्ट साइड में जीरो आ गया. ये इसको जब हमने एफ नॉट पुट किया तो ये जीरो पुट कर दिया. तो वर्क फंक्शन का रिलेशन मिल गया हमें. फाइव नॉट इज द वर्क फंक्शन विच इज एच एफ नॉट. और ये वैल्यू वापस इसमें पुट कर दो. फ्रॉम 1 वी गेट दिस. एच को कॉमन भी ले लो, यहाँ पे एच एफ नॉट आ जाएगा. एच को बाहर निकाल लो, ये एच बाहर आ गया. ये रिलेशन आ गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाइव नॉट इन 1. ठीक है. अब अगर एफ जो है फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाए, then kinetic energy is negative, which is not possible. In other words, there will not be photoelectric phenomena. जब फ्रीक्वेंसी कम हो गई रेडिएशन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो रही है. इसका मतलब क्या है, समथिंग इज रॉन्ग. समथिंग इज रॉन्ग मींस देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना पॉसिबल इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है. तो ये इसका सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, more the intensity means more the number of photons, more will be the current. तो ये तो डायरेक्टली लिखा इक्वेशन से नहीं है. और फोर्थ पॉइंट देखो, since k max is equal to ev naught, तो यहाँ पे k max की वैल्यू ev naught पुट कर दी ऊपर भी इक्वेशन 1 में. e को नीचे भेज दिया. तो इट प्रिडिक्ट्स द ग्राफ बिटवीन v नॉट एंड f. अभी हमने ग्राफ पढ़ा था ना v नॉट f का ऐसे है. स्लोप इसका ये होगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा नीचे. लास्ट वाला ग्राफ था वो इसकी इक्वेशन से आ रहा है. देखो के मैक्स की वैल्यू वी नॉट पुट कर दी और ई को नीचे भेज दिया, तो ये इक्वेशन आ गई. दिस इज ए लीनियर रिलेशन बिटवीन वी नॉट एंड एफ. लास्ट ग्राफ जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा वो इसकी इक्वेशन से प्रेडिक्ट हो रहा है. देखो यहाँ पे ना लीनियर रिलेशन है. नेगेटिव इंटरसेप्ट इसको नीचे बढ़ा दो, नेगेटिव इंटरसेप्ट आ गए. कितने हैं, माइनस फाइव नॉट बाई ई है. स्लोप कितना है इसका, देखो यहाँ से देखो स्लोप भी मिल गया इन लोगों. ये लोग स्लोप के बारे में कुछ नहीं बता पाए. इक्वल स्लोप तो है लेकिन कितना है, वो एच बाई ई के बराबर है. ये ऐसा होता है ना, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी. ये इंटरसेप्ट हो गया, ये स्लोप हो गया एच बाई. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आता है. यहाँ पे लिखा भी देखो, स्लोप इज एच बाई ई विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल. इसमें मेटल का कोई कंट्रीब्यूशन, दोनों कांस्टेंट है. देखो प्लैंक कांस्टेंट एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है. कांस्टेंट है ना, इसको लिख दो कांस्टेंट. सबके लिए सेम है. मेटल ए के लिए सिल्वर हो या गोल्ड हो, चाहे सोडियम हो पोटेशियम, सबके लिए स्लोप यही आएगा, कांस्टेंट फॉर ऑल. नाइनटीन 16 में other scientist Millikan proved the validity of Einstein's photoelectric equation. Actually में Millikan जो था, he was against him. He was telling no, ये
ये जो है आइंस्टाइन की इक्वेशन सही नहीं है. ही डिड द एक्सपेरिमेंट मेनी मेनी ईयर्स. बाद में वो उसने बोला नहीं, हिज इक्वेशन इज ओके, एंड उसको वैलिडेट किया और कुछ और एक्सपेरिमेंट भी उसने निकाले और भी रिजल्ट निकाले मिलिकन ने क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज भी प्रूव किया था. हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उसने प्रूव किया था ये क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज. मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ऑलराइट, ये यूजफुल इक्वेशंस हैं. इसमें ग्राफ भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? देखो, अभी तक तो हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी. देखो अभी ऊपर हमारा ये रिजल्ट मिला था. कहाँ गया ये वाला? दूसरे पॉइंट में आइंस्टाइन फाइनाइट इज इक्वल टू एच एफ नॉट. इसको लिख लेंगे हम. फाइनाइट इज इक्वल टू एच एफ नॉट. देयरफॉर, अच्छा, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा होता है. यहाँ पे एफ नॉट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा. इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी अपॉन फाइ नॉट. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन up to which there will be photoelectric effect. Beyond that it will not be happening. Beyond that photoelectric effect नहीं होगा. क्यों ऐसा? ओके, यहाँ पे मैं लिख दूं, lambda should be less than. lambda क्या है? Therefore wavelength of incident radiation, therefore wavelength of incident radiation lambda should be less than or equal to threshold wavelength. क्यों? अगर ये वेवलेंथ ज्यादा हो गया तो एनर्जी कम हो जाएगी. वेवलेंथ बढ़ने से एनर्जी कम होती, एनर्जी कम हो जाएगी तो फिर वो उसको बाहर नहीं निकल पाएगा फोटोन. कम होने. फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा रहनी चाहिए, तभी एनर्जी ज्यादा रहेगी फोटॉन्स की. वेवलेंथ कम रहना चाहिए, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे, तभी एनर्जी ज्यादा रहेगी फोटॉन्स की. ऑलराइट, तो वेवलेंथ के लिए ऐसा लिखेंगे रेडिएशन के, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के लिए ऐसा लिखेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए. इन बोथ केसेस energy of photon happen to be equal to or greater than the work function of matter. All right. तो ये यूजफुल है. इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड के लिए. इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट. चलो इसका आंसर देंगे अभी यहीं पर. देयर आर टू metal plates X and Y for which work functions are 2 eV and 4 eV, which will have more threshold wavelength. बोलो क्या आंसर होगा इसका, बोलो. Since threshold wavelength is hc upon phi naught, ये तो कांस्टेंट है ऊपर वाला.
तो फाई नॉट किसका ज्यादा है, हमें निकालना क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मोर निकालना है। मोर मीन्स जिसका फाई नॉट कम हो गई है, फाई नॉट दिए, एक्स का 2 दिया हुआ है, ये एक्स है, फाई नॉट इज इक्वल टू 2 EV, और ये y है, फाई नॉट इज इक्वल टू 4 EV। किसका कम है, x का, x का कम है तो इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो आंसर इज x। तुम लोग आंसर नहीं देते, क्या बात है? ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। देखो अभी देखो यहाँ पर जो रिलेशन है, ये दो रिलेशन मिले हमें। एक तो ये है, इसी को हम EV0 भी लिख सकते हैं, सबसे पहले वही पढ़ा था हमने। तो लेफ्ट साइड में क्या है, HF माइनस F0 है ना, या फिर ऐसे भी है, फाई नॉट निकलना है तो ये वाला यूज कर लेंगे, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ये यूज करेंगे, और इसी को हम EV0 भी लिखेंगे। तो मेन यही रिलेशन है, मोस्टली ये ज्यादा यूज होगा। तो देखते पहला, इसमें क्या दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है ये वाली, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ये दी है। प्रिडिक्ट द कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज, तो इसको EV0 लिख देंगे। Therefore, since we have this relation, therefore EV0, ये 3 दिए, ये भी दिया, ये भी दिया, 2 ही दिए। ये तो कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट दिया होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ही लिखना है यहाँ पर। वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड्स, है ना, माइनस नहीं लिखना है इसमें। तो V0 आ जाएगा इससे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आ जाएगा इसमें 2 वोल्ट आंसर आ रहा है सॉल्व करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th भी ऐसा ही, इसी का ही है। देखो फ्रीक्वेंसी ये दी है ये वाली, और मैक्सिमम स्पीड है, स्पीड कहाँ पे आएगी, K max will be half mv square V max square। तो ये दिया है, 3 ही अननोन होते हैं इसमें ना, ये तो कांस्टेंट होते हैं ये सब। तो V max दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, 2 दिए पैरामीटर, और ये कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी, प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन। कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा रहेंगे इसमें, बट एक ही फार्मूला यूज हो रहा है मोस्टली, उसी में थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं। 11th में वो K max की जगह EV0 लिख देंगे, इधर फाई नॉट पूछा तो फाई नॉट। अच्छा यहाँ पे देखो और चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, वेवलेंथ दिया हुआ है ना, क्या चेंज करने पड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। ओके पूरा देख लो फिर से, ऐसे है देखो, ये आइंस्टाइन इक्वेशन है, K max को EV0 लिखा, F को C/λ लिखा। C/λ नॉट नहीं लिखना, यहाँ पे लैम्डा नॉट आता है, इसमें नहीं आएगा, इसमें लैम्डा ही आएगा। तो ये 4, इसमें भी कितने अननोन है, 1 2 3, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, लैम्डा दिया, ये कट ऑफ पोटेंशियल दिया, ये वर्क फंक्शन पूछा, ये वाला अननोन। 2 नोन है, एक ही अननोन पूछ सकते हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन है 2 क्वांटिटी दी है, तीसरी निकालनी है।
बाकी कांस्टेंट्स आर नोन ऑलरेडी। ऑलराइट, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ट्वेल्व हमने क्लास में किया था कल, ऐसा है ना? हु विल टेल मी? शॉर्टकट मेथड भी सिखाया था इसका। तो ये 3 प्लेट्स है ना, तीनों पे रेडिएशन पड़ रहा है। कितना? लैम्डा इज इक्वल टू 3000 ए नॉट का। इसका वर्क फंक्शन कितना है? 2.75 ईवी। दूसरे का 2.3 ईवी। तीसरे का 4.17 ईवी है। कल हमने 2 मेटल प्लेट का किया था। अच्छा, ये भी है कि 4 है क्या? ओके, चौथे वाले पे भी पड़ रहा है। इसका वर्क फंक्शन कितना है? 5.15 ईवी। तो बोलो कैसे करेंगे? और वेवलेंथ जो है ये, तो क्या किया था हमने? इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड ढंग से बताया, बोले इनकी सबकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लो, इसकी 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 इसकी, और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा वो करेंगे, बट वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी। मैंने क्या बताया था? इसकी एनर्जी निकाल लो, फोटोन की एनर्जी। वो एनर्जी इनके वर्क फंक्शन से, जिसके जिसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मतलब जिनका वर्क फंक्शन कम होगा इसकी एनर्जी से, ये एनर्जी आ रही है ना इससे, जिनके वर्क फंक्शन कम होंगे उनको कम एनर्जी लगेगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जिसका वर्क फंक्शन, इसका सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन है ना, तो इसकी अगर एनर्जी इससे ज्यादा आ गई तो सब में से निकलेंगे फिर। और इससे ज्यादा, इससे ज्यादा है तो इससे, तो इसका एक ही काम करना पड़ेगा। इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बहुत टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा। इसकी एनर्जी निकाल लो, है ना? एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे? ईवी में निकालना है। कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या है? एच सी बाई लैम्डा, ये जूल्स में है। और अगर हम इसको डिवाइड कर दे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ईवी में सबकी वैल्यू पुट कर दो तो आंसर ईवी में निकल आता है आंसर। कितना आंसर आएगा जी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था इसको। देखो ये शॉर्टकट मेथड याद है किसी को? शॉर्टकट मेथड भी सिखाया था मैंने। ए नॉट में मैंने बोला था, ए नॉट में, ए नॉट में देखो, ए नॉट में होगा तो ये एक जीरो और बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो ये आया है 3.757 ईवी। कल अल्टरनेट मेथड बोल, लेकिन बोर्ड में चलेगा नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा। अल्टरनेट मेथड में बताया तो देखो कहाँ गया। ये वाला क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पे देखो ये हमने एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना सीखा था, डिवाइड करके इतना। फिर अल्टरनेट मेथड में नैनोमीटर में है तो यहाँ पे एक जीरो, 1240। एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो ये एक जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे भी एक जीरो बढ़ रहा है ना? तो ये अल्टरनेट मेथड सिखाया था, तो उससे हमने जल्दी से निकाल के देख लिया है ना। तो क्या आंसर होगा फिर इसमें? देखो व्हाट विल बी द आंसर हियर। तो इसकी ये ये जो एनर्जी है विच इज ग्रेटर देन 2.75 ईवी, जो कि सोडियम की है, ग्रेटर देन 2.3 ईवी पोटेशियम की है, और ये लेस देन है, बाकी से कम है, इनकी एनर्जी ज्यादा है। ये तो करेंगे, ये करेंगे। और ये मॉलिब्डेनम जो है वो नहीं, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। फोटॉन के पास तो इतनी एनर्जी है बस, है ना? इसको कितनी चाहिए? 4.17 ईवी। तो ये नहीं करेगा। और निकल के भी बहुत ज्यादा, निकल के तो और ज्यादा, 5.15 ईवी, तो वो भी नहीं करेगा। और ये फर्स्ट टू,
sodium, potassium, because photon has got energy greater than their work function, but others की work function more है, इसके पास energy कम है, तो insufficient हो जाएगी, वो उसको बाहर ही नहीं निकाल पाएगा, photoelectric effect होगा ही नहीं. This is good question, but इस मेथड से करने से इजी है, बट इन्होंने कैसे किया है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाली सबकी है ना, बोले इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, फिर देखो और इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो पहले, फिर देखो किसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी किसकी कम है, वो करेंगे तो वो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाएगा. ये मेथड से करो, ठीक है. ऑलराइट, ये क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. What is the effect on photoelectric current if frequency of incident radiation is increased, wavelength of incident radiation is increased, intensity of incident radiation is increased? यहीं पे आंसर बताओ इसका. बोलो आज जो पढ़ा हमने सबका जो है कंबाइंड क्वेश्चन है ये सब, अभी कितना समझ में आया बोलो. What is the effect on photoelectric current if frequency is increased? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होगा? आज पढ़े सारे इफेक्ट, बोलो. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा कि घटेगा, या नो चेंज? बोलो कम ऑन. ठीक है, ये दो क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करके भेजो, रिवाइज करो नोट्स, सॉल्व करके भेजो उसको. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन क्या है? इफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज f0 and photoelectric current is 2 microampere, what will be the photoelectric current if frequency of incident radiation f becomes equal to 2 times of f0, where f0 is cut off frequency